नमस्कार मित्रों। भारत का भूगोल भूगोल वैकल्पिक विषय का जो दूसरा पेपर है वो भारत का भूगोल है और भारत के भूगोल पर स्टडी मटेरियल कम मिलता है। तो ऐसे में भारत के भूगोल विषय में कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न को आधार कर मैं आपके समक्ष एक वीडियो लेकर के आ रहा हूँ। ये जो हमारा प्रश्न है वो है राष्ट्रीय वन नीति का परीक्षण कीजिए। मित्रों, भारत के भूगोल पर आपका पूरा ज्योग्राफी का सेकंड पेपर बेस्ड है और संसाधन भूगोल में वन पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और वन पर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आजकल ज़्यादातर क्वेश्चन जो है बहुत अप्लाइड बनते हैं। पर्यावरण और वन आधारित क्वेश्चंस जो हैं समय के साथ धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। तो ये एक बहुत ही लोकप्रिय क्वेश्चन है और पूर्व में भी ये क्वेश्चन जो है सिविल सेवा परीक्षाओं में पूछा गया है, जिस क्वेश्चन पे आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन है हमारा राष्ट्रीय वन नीति पर आधारित। इसके पहले यूपीएससी में सन 2000 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और उसके बाद 2005 में भी इस प्रकार के क्वेश्चंस रिपीट हुआ है। तो ये क्वेश्चन है राष्ट्रीय वन नीति का परीक्षण कीजिए। मित्रों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि वन जो है हमारे सर्वाधिक बहुमूल्य संसाधनों में से एक है, चूँकि ये सीधे हमारा जीवन प्रभावित करता है। तो अगर हम देखें तो भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय वन नीति जो आई वो आई 1894 में। जो आपकी सबसे पहली वन नीति आई वो 1894 में आई। 1894 की जो आपकी वन नीति थी वो ब्रिटिश शासनकाल था। उस समय संथाल विद्रोह हो चुका था 1855 में। तो ब्रिटिश शासक ये महसूस करने लगे कि जो ये वन हैं ये बहुत बड़े कीमती संसाधन हो सकते हैं और कहीं ऐसा ना हो कि कल को जो भी वनवासी लोग हैं वो इन पे दावा करने लगें, तो पहले से इसका विनियमन किया जाए। तो जो राष्ट्रीय वन नीति आपकी 1894 की आई, इसका उद्देश्य था वनों के वाणिज्यिक उपयोग पर जोर देना और वन भूमि और उपज के विनियमन को इसने जोड़ दिया। तो 1894 की जो वन नीति है ये मुख्यतः दो बातों पर ध्यान देती है कि हम वनों जो वन की भूमि और उसका उपज है उसका विनियमन किया जाए, उसका हम सीमांकन करें, देखें कि कितने एरिया में वन है, उसको हम अधिसूचित करें और उनके कमर्शियल उपयोग को बढ़ावा दिया जाए। देखिए, जो ब्रिटिशर्स थे उनका कहीं ना कहीं उद्देश्य था भारत की आर्थिक संपदा का दोहन करना। तो उन्होंने वन को भी एक संपदा के रूप में देखा। क्योंकि भारत में सामुदायिक तौर पर वनों के संरक्षण का जो कल्चर था, आप देख सकते हैं आज भी तमाम सारे हमारे जो तीज त्यौहार होते हैं उसमें वनों को, वृक्षों को पूजा जाता है, उन पर जल चढ़ाया जाता है। तो ब्रिटिशर्स ने शुरुआत से ही इसको जो है इकोनॉमिकल तरीके से लेना शुरू किया। तो इसलिए राष्ट्रीय वन नीति जो 1894 की आई, सबसे पहली वन नीति, वो वनों के वाणिज्यिक उपयोग पर जोर देती थी। जो राष्ट्रीय वन नीति आपकी पहली है उसका उद्देश्य वाणिज्यिक उपयोग, कमर्शियल, सी को ध्यान रखना है आपको। राष्ट्रीय वन नीति 1894 आपकी बनी रही, किंतु जैसे ही भारत देश को आज़ादी प्राप्त हुई तो यह सोचा गया कि अब हमें एक स्वतंत्र भारत में अपनी एक स्वतंत्र वन नीति की आवश्यकता है। और इसको दृष्टिगत रखते हुए राष्ट्रीय वन नीति जो आपकी लाई गई 1952 की वन नीति लाई गई। 1952 की जो वन नीति लाई गई इसमें यह कहा गया कि देश के 1/3 भाग में वनाच्छादन होना चाहिए। 1/3 भाग जो है कंट्री का, उसके वनाच्छादन की भाग कही गई। तो देश के 1/3 भाग में वनाच्छादन के लिए ये कहा गया कि जो पर्वतीय भाग है उसमें 60% होना चाहिए और जो मैदानी भाग है उसमें 20% होना चाहिए वन। तो इसको ध्यान में रखते हुए 1952 में एक वन नीति लाई गई। इस वन नीति में जो हमारे वन भूमि थे उनको 4 भागों में बांटा गया था। ये कौन कौन से 4 भाग थे, आप चाहें तो उनको नोट कर सकते हैं। एक था सुरक्षित वन। पहले वनों को कहा गया कि ये सुरक्षित श्रेणी के वन हैं। दूसरे श्रेणी के वनों को कहा गया कि राष्ट्रीय वन है। तीसरी श्रेणी के वनों को कहा गया कि ग्राम वन है और चौथी श्रेणी के वनों को कहा गया वृक्ष भूमि है।
लेकिन अगर हम देखें तो इस तरह का जो क्लासिफिकेशन किया गया इस नीति में, इसको कभी भी ठीक तरह से व्यवहार में नहीं बांटा गया, इसलिए 1952 की जो वन नीति थी वही बहुत ज़्यादा अपने लक्ष्य को पा नहीं पाई। इसका उद्देश्य था कि जो अनुपयुक्त भूमियां हैं उन पर वृक्षारोपण किया जाए, वृक्षों को बढ़ावा दिया जाए। देश के एक तिहाई भाग में वनाच्छादन करने का लक्ष्य रखा तो गया, बहुत ही अच्छा लक्ष्य था, लेकिन ये लक्ष्य आज तक प्राप्त नहीं हो पाया है मित्रों। दूसरा जो इसमें ध्यान दिया गया कि वनों की व्यावसायिक क्षमता में सुधार कैसे किया जाए। देखिए, व्यावसायिक क्षमता में सुधार की बात इसलिए आई कि कहीं ना कहीं इकोनॉमी से वनों को जोड़ने का प्रयास अभी भी किया जा रहा था। तो इसके लिए वनों की व्यावसायिक क्षमता को बढ़ावा देने के लिए क्या करना था, वनों की व्यावसायिक क्षमता को बढ़ावा देने के लिए 3 चीज़ों को ध्यान दिया गया। पहले तो स्थानांतरण कृषि को समाप्त करना है। आपको पता है कि वन क्षेत्रों में जो आदिवासी जनजातियाँ वहाँ पे निवास करती हैं वो स्थानांतरण खेती को बढ़ावा देती थी। स्थानांतरण खेती में क्या होता है कि इसे झूम खेती भी कहते हैं। इसमें क्या करते हैं कि वनों के एक टुकड़े को साफ़ किया जाता है, वहाँ पे फसल उगाई जाती है 2 से 3 सालों तक, और उसके बाद जब उस ज़मीन की उपजाऊ क्षमता खत्म हो जाती है तो उसको छोड़ दिया जाता है और फिर दूसरे वन क्षेत्र को साफ़ किया जाता है। तो स्थानांतरण कृषि से क्या होता था कि वनों को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचता था। बहुत सारी कीमती लकड़ियां जो है वो जला करके नष्ट कर दी जाती थी। कई बार वनों को जब जला के साफ़ किया जाता था, ऐसे में जंगल में आग लग जाती थी जो कि बहुत भयंकर हो जाती थी और बहुत बड़ा आपका जो इकोसिस्टम था वो नष्ट हो जाता था। तो स्थानांतरण कृषि को रोकने के लिए दूसरा चीज़, वनों के अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाए और वन कानून को बढ़ावा दिया जाए, ताकि वनों पर जो नियंत्रण है सरकार का वो और कठोर किया जाए। इसको ध्यान में रख के राष्ट्रीय वन नीति 1952 में लाई गई, जिसमें संशोधन किया गया राष्ट्रीय वन नीति में, और 1988 में एक अगली राष्ट्रीय वन नीति लाई गई जिसे संशोधित वन नीति 1988 कहा जाता है। संशोधित वन नीति 1988 का क्या आधार था? इसका आधार था वनों का संरक्षण और विकास। बहुत ही ब्रॉड थी ये। तो इसमें कहा गया कि हमें प्राकृतिक पर्यावरण का बचाव करना है। कहीं ना कहीं प्राकृतिक पर्यावरण के इम्पोर्टेंस को अब समझा जा रहा था। देख रेख और सतत उपयोग की बात की गई, इसमें पुनः स्थापना और वृद्धि की बात की गई। तो इसके लिए कुछ डायरेक्शंस दिए गए, जैसे मृदा अपरदन को कम करना। मृदा अपरदन को कम करना, क्योंकि आपको पता है कि जब भूमियों का कटान होता था उससे बहुत बड़ी संख्या में वनों की क्षति होती है, वन्य जीवों की क्षति होती है। तो नदियों, झीलों, जलधाराओं के प्रवाह क्षेत्रों में जो भूमि कटान है उसे रोकना, मृदा अपरदन पर नियंत्रण करना। जैसे राजस्थान के जो रेगिस्तानी क्षेत्र हैं उसमें रेत के टीले हैं, तो उनको नियंत्रण करना, और इसमें नियंत्रण करने में वनाच्छादन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। दूसरा जो महत्वपूर्ण चीज़ इसमें कहा गया उसे हम लोगों ने नाम दिया सोशल फॉरेस्ट्री। सरकार ने क्या नाम दिया? सोशल फॉरेस्ट्री। सोशल फॉरेस्ट्री क्या थी मित्रों? सोशल फॉरेस्ट्री का मतलब सामाजिक वानिकी। सामाजिक वानिकी जो शब्द है इसमें 3 प्रकार की चीज़ें निहित हैं। सामाजिक वानिकी में 3 चीज़ें मित्रों आती हैं। पहली है फार्म फॉरेस्ट्री। फार्म फॉरेस्ट्री का मतलब हुआ कि वन लगाना। फॉर्म का मतलब होता है एग्रीकल्चर फॉर्म। एग्रीकल्चर फॉर्म फॉरेस्ट्री जो थी ये पब्लिक को सीधे सीधे वनों के आर्थिक उपयोग से जोड़ना था, ताकि लोग आर्थिक आवश्यकताओं से वन लगाएं। और इससे 2 फायदे थे। एक तो पब्लिक की आय में वृद्धि होगी, और दूसरा फ़ायदा ये होगा कि जब वन लगेगा तो वन क्षेत्रफल में वृद्धि होगी। वन्य भूमि जो है वो एरिया बढ़ेगा। वन तो नहीं बढ़ेगा, लेकिन जो वृक्षादन है उसमें वृद्धि होगी। तो फॉर्म फॉरेस्ट्री में क्या किया जाता था? फॉर्म फॉरेस्ट्री में खेतों की मेड़ों पर वन लगाए जाते थे। खेतों की मेड़ों को चारों तरफ से वन लगाए जाते थे, और इसमें कटीले वृक्ष और आर्थिक महत्व के वृक्षों को बहुत महत्व दिया गया। इसके अतिरिक्त बहुत सारे किसानों ने सीधे सीधे खेतों में अपने आसपास के जो छोटे छोटे एरिया थे उसमें जो है बगीचे के रूप में जो है वन लगाए। तो इससे क्या हुआ? इससे एक तो कृषि जो फसल थी उसके अतिरिक्त आय की प्राप्ति हुई किसानों को, तो इसका वाणिज्यिक लाभ भी हुआ, और दूसरा ये हुआ कि मृदा अपरदन का भी बचाव हुआ। तो ये फॉर्म फॉरेस्ट्री को इसमें लाया गया संशोधित वन नीति 1988 में। दूसरी जो चीज़ इसमें लाई गई उसे नाम दिया गया
सामुदायिक वानिकी, कम्युनिटी फॉरेस्ट्री, सामुदायिक वानिकी। सामुदायिक वानिकी का मतलब, देखिए फॉर्म फॉरेस्ट्री में हम निजी भूमि पे वन लगवा रहे हैं, सामुदायिक वानिकी में हमने कहा कि हम समुदाय पूरा जो है वन लगाएगा। जैसे हमने एक भूमि ले ली जिसमें जिन लोगों के पास भूमि नहीं है उनको हमने ज़मीन आवंटित कर दी। सरकार ने क्या किया कि जिन लोगों के पास बिल्कुल भी भूमि नहीं थी, जो बहुत ही गरीब वर्ग के लोग थे लेकिन अपनी आय के लिए वन लगा सकते थे, वृक्ष लगा सकते थे, उनको हमने थोड़ी सी ज़मीन आवंटित की और उस ज़मीन का उद्देश्य वृक्ष लगाने के लिए किया जाना है। और उस वृक्ष लगाने के लिए किए जाने वाले ज़मीन के आवंटन पर हमने वृक्षों को लगाया और वृक्षों को लगा करके 3 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल उनके पट्टे कर दिए और उसके माध्यम से लोगों ने इकोनॉमिकल अपना आय भी अर्जित की और उससे इन्वायरमेंट में भी वृक्षों का योगदान बढ़ा, पर्यावरण भी बेहतर हुआ। तीसरा जो इसका सामाजिक वानिकी का पार्ट था वो था सार्वजनिक वानिकी। सार्वजनिक वानिकी का मतलब जो सार्वजनिक भूमियां हैं सरकार की, उसमें वन लगाना। जैसे आपने देखा होगा सड़क के किनारे काफ़ी ज़मीन छोड़ी जाती है, अगर उन सड़क के किनारे की ज़मीनों पर वन लगा दिया जाए तो एक तो उस भूमि का उपयोग हो जाता है, दूसरा सड़कों का चिन्हांकन हो जाता है और तीसरा सड़क पर निकलने वाले जो वाहन हैं उनको छाया भी मिलती है। इसी प्रकार आपने देखा होगा रेलवे के आसपास बहुत सारा, रेलवे ट्रैक के पास भूमि छोटी रहती है, तो सार्वजनिक वानिकी में इन सब क्षेत्रों में भी वन लगाने को महत्व दिया गया। इसके अलावा जो तीसरी चीज़ थी जिसे नाम दिया गया संयुक्त वन प्रबंधन, ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, JFM। JFM क्या था? चूँकि सामाजिक वानिकी कार्यक्रम बहुत सफल नहीं रहा तो एक संयुक्त वन प्रबंधन की नीति आई। संयुक्त वन प्रबंधन का मतलब ये था कि वन जो संसाधन है इनके प्रबंधन में सरकार प्लस लोकल बॉडी, सरकार और स्थानीय लोग मिल करके सहभागिता मूलक तरीके से गवर्नेंस चलाएंगे, तो उसे नाम दिया गया JFM, ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। इसके 2 कीवर्ड आप याद कर लीजिए, स्वनियंत्रण और सतत उपयोग। स्वनियंत्रण और सतत उपयोग मतलब सरकार भी जीत गई और समुदाय भी जीत गए। यानी समुदाय को हमने दे दिया, उनको जो है एक टारगेट दे दिया कि आपको इतने वन लगाने, और अगर आप इतने वन लगाएंगे तो आपको इंक्रीमेंट मिलेगा। जैसे कि अगर 3 साल तक पेड़ चल गए तो आपको इतना % हम पैसे देंगे, अगर 10 साल तक चल गए तो इतना % लाभ मिलेगा, अन्य योजनाओं में लाभ मिलेगा। तो ये जो एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री थी इसने भी वनों की प्रसन्नता को बढ़ाने में योगदान दिया। राष्ट्रीय वन नीति में एक और चीज़ पे महत्व दिया गया, वो था विकल्प की खोज। मित्रों, विकल्प की खोज बहुत इम्पोर्टेंट है। संशोधित वन नीति 1988 ने यह ध्यान दिया कि जब तक कोई विकल्प नहीं होगा वृक्षों का, तब तक वृक्षों का कटान बढ़ेगा। तो इसलिए विकल्प की खोज भी इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु रहा। विकल्प की खोज का मतलब हम लकड़ी के अनुकूलतम विकल्प खोजें, लकड़ी का क्या विकल्प हो सकता है उसको हम बढ़ावा दें ताकि लकड़ी का जो कटान है वो न्यूनतम हो सके, और इसके लिए अनुसंधान और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा दिया गया। जैसे सोलर आधारित चीज़ों को हम जनजातियों को दे सकते हैं, तो ऐसे क्या होगा, वहाँ पर लकड़ी का कटान कम किया जा सकता है। तो ये जो हमारा पूरा राष्ट्रीय वन नीति का एक क्वेश्चंस है, इसका एक सिनाप्सिस टाइप में मैंने बना करके लास्ट में आपको डाल दिया है, जिसको आप अपनी कॉपी पे नोट शीट पे नोट कर सकते हैं या आप इसका स्क्रीनशॉट लग करके प्रिंट निकलवा सकते हैं। तो ये एक आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाता है। तो आप इस क्वेश्चन को अगर तैयार कर लेंगे तो ये आपका एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन पे काम करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।